तो कैसे आप साहब, अब मैं बात करने वाला हूँ सोल्यूशन चैप्टर का पार्ट नंबर 3, ठीक राइट। चलिए पार्ट नंबर 3 में बताऊंगा मैं थ्योरी पोर्शन, ठीक है। इसके पहले क्या था, फर्स्ट वाला जो था थ्योरी था, सेकंड आपका न्यूमेरिकल था एंड थर्ड आपका क्या गया थ्योरी। अब देखिए इसमें बोलना है, सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन चल रहा था ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन की बात करूँ ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड ऑन दीज फैक्टर। कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे सोल्यूशन की प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। कौन कौन से हैं, तो पहला टाइप ऑफ सॉल्वेंट, किस टाइप का सॉल्वेंट है इस पे डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट किस टाइप, जैसे मैं कहूँ आपसे कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं ले रहा हूँ वाटर, और वाटर ले रहा हूँ मैं 90 ग्राम एग्जाम्पल, इसमें डाल रहा हूँ मैं NaCl, बट ये डाल रहा हूँ 10 ग्राम। अब आप देखिए ये जो डाल रहा हूं ये सॉल्यूट है और ये पूरा का पूरा क्या है, सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट है कौन, वाटर। एक और कंटेनर मैंने बना दूं और बनाने के बाद इस कंटेनर में ले लूं, मान लीजिए अल्कोहल C2H5OH शराब, और ये ले लूं मैं कितना 90 ग्राम, और इसमें डाल दूं NaCl 10 ग्राम। अब आप एक चीज नोटिस करिए ना, देखिए बताइए इन दोनों सॉल्वेंट में डिफरेंस है ना। ये वाटर था और ये क्या था आपका अल्कोहल शराब, तो दोनों में डिफरेंस आ गया ना। अब ये दोनों डिफरेंस है भाई, लेकिन दोनों के दोनों क्या यहाँ काम कर रहे हैं, सॉल्वेंट का। क्यों, क्योंकि दोनों ज्यादा हैं अमाउंट में, और ये तुम्हारा सॉल्यूट का काम कर रहा है। तो सॉल्यूट तो मैं सेम रखा हूँ, कुछ भी रखूँ, सॉल्वेंट डिफरेंट रखा हूँ, देखो तो इस पर भी डिपेंड करेगा सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, राइट। अब यहाँ पे देखिए सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूट। अब मान लीजिए सॉल्यूट यहाँ पे NaCl की जगह मैं चेंज कर दिया KCl कर दिया, और यहाँ पे NaCl। अब देखिए दोनों डिफरेंस हो गए, तो इस पे भी डिपेंड करेगा सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, राइट। अब देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट मिला रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे मैं 20 ग्राम कर दूं तो ये आपका 80 ग्राम हो गया। अब आप देखिए यहाँ 20 ग्राम, यहाँ 10 ग्राम, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसका चेंज हो जाएगा दोनों का। तो ये है आपका डिपेंडेंट क्या, डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी फैक्टर। ये प्रॉपर्टी का फैक्टर मतलब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी का फैक्टर है 3। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। आगे बात करता हूं, या लिख सकते हो ये दोनों, ये तीनों लिखो या दोनों। इसमें क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, किस नेचर का है। जैसे ये वाटर था तो इसकी प्रॉपर्टी फिजिकल केमिकल सब डिफरेंट। ये आपका क्या था अल्कोहल शराब, तो इसकी प्रॉपर्टी सब कुछ चेंज, ठीक। सिंपल फंडा है, आप शराब पियेंगे तो नशे में आ जाएंगे, वाटर पियेंगे तो नशे में कहाँ आएंगे, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक। अभी तक देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वही बात रहा, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट बता रहा हूँ। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलिगेटिव। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। देखिए इधर प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन ओनली अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट। एक ऐसा प्रॉपर्टी जो केवल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। अच्छा कैसे, तो ये देखिए ना, ये आपका एक कंटेनर है और इसमें ले रहा हूं मैं वाटर। मान लीजिए ये आपके पास वाटर है, इसका फार्मूला पता है ना सबको, H2O होता है। मान लीजिए इसमें मैं डाल रहा हूं NaCl। अब ये NaCl तुम्हारा डाल दिया मैंने 20 ग्राम। अब ये तुम्हारा अमाउंट में कम है तो ये आपका, अच्छा सॉलिड भी है तो सॉल्यूट में रूल बता दिया हूं, सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट कितना ग्राम है, 20 ग्राम। अब मैं इसका कहूं कि नंबर ऑफ मोल बताइए, नंबर ऑफ मोल, तो आप नंबर ऑफ मोल निकालेंगे W/m। W कितना है 20, और इसका m कितना होगा, तो आप देख लीजिए मोलर मास NaCl है ना, तो आप देखिए इसका होता है 23 प्लस, और इसका होता है 35.5, जोड़िए 58.5, ये आ गया 58.5। सोल्व करके कुछ आ जाएगा, राइट। मान लीजिए इसको मैं चेंज कर दूं, इसको मैं कर दूं 40 ग्राम। अब मैं नंबर ऑफ मोल की बात करूंगा तो आप ऊपर लिखेंगे 40, लिखेंगे 58.5। मान लीजिए इसको मैं कर दूं 58.5, तो आप ऊपर लिखेंगे 58.5, नीचे भी 58.5, और इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी आप देख रहे होंगे यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यहाँ भी 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। यानी आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है नंबर ऑफ मोल, जब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज कर रहा हूँ। देखो सॉल्यूट पार्टिकल के अमाउंट को चेंज कर रहा हूँ, जब इसके अमाउंट को मैं चेंज कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहा है, मोल चेंज हो रहा है ना। अब नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहा है, अब इसको मैं किस में डाल रहा हूँ, सॉल्वेंट के अंदर। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि कितना सॉल्यूट हम डाल रहे हैं इसमें सॉल्वेंट के अंदर, यही बताता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
ठीक, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है? प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन ओनली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, केवल ये सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। अब एग्जांपल एक अलग समझा रहा हूं कैसे। मान लीजिए 1 मोल यूरिया ले लिया मैंने, सेम 1 मोल ग्लूकोज ले लिया। अब 2 लिया हूं, एक यूरिया और एक ग्लूकोज। अच्छा, यूरिया का फार्मूला कई बार पूछ लिया जाता है कि फार्मूला बता यूरिया का, तो NH2CONH2 पी जाओ इसे, NH2CONH2 इसे रट जाइए, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब सुनिए, 1 मोल यूरिया है और 1 मोल ग्लूकोज है, इन दोनों में देखूं दोनों को, तो Na पार्टिकल यूरिया का है और Na पार्टिकल ग्लूकोज का है। क्यों? 1 मोल में Na पार्टिकल, तो आप देख रहे होंगे इन दोनों का पार्टिकल तो सेम है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल इन दोनों का सेम है, पार्टिकल पे डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के। अब देखिए इन दोनों सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होंगी जो कॉमन होंगी, वही कहलाएंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर बोल रहा हूं, ये दोनों सॉल्यूट हैं और दोनों सॉल्यूट Na पार्टिकल इनकी पार्टिकल सेम है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होंगी जो कॉमन होंगी और वही कहलाएंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। इन दिस केस या सीधा समझिएगा कि जितना हम सॉल्यूट डाल रहे हैं उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अमाउंट पे डिपेंड करेगा तो इसका और एग्जांपल देख दिखाता हूं। मान लीजिए सपोज आप वाटर को गर्म करिए, बॉयल करिए। जब वाटर गर्म करेंगे तो बॉयल होगा, बहुत ज्यादा हो रहा होगा, तो आप उसमें डालिए NaCl। जब बॉयल हो रहा हो, जैसे NaCl डालेंगे उसकी बॉयल होना क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी उसके अंदर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी वेपर बनना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर बनने लगा वेपर, फिर आपने NaCl डाला, फिर उसकी वेपर प्रेशर क्या होगी? कम होगी। तो बताओ ये क्यों कम हो रहा है? क्योंकि NaCl उसमें मिलाते जा रहा हूं, यानी वही प्रॉपर्टी थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो किसके कारण कम हो रही है? ज्यादा हो रही है, इसको डालने से कम हो जा रही है, इसको डालना रोक दे रहा हूं फिर बढ़ जा रही है। ऐसा ये है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी सीधे याद रखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करेगा सॉल्यूट के अमाउंट पे, राइट। बस इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बता रहा हूं। अब मैं बताने वाला हूं वन हाफ फैक्टर। देखिए अभी मैंने कहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक। अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा था तो मैंने बताया था आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसमें कहा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा सॉल्यूट के अमाउंट पे, राइट। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डाल रहे हैं तो कितना, 1 मोल 2 मोल 3 मोल अप टू सो ऑन। तो डालने पे क्या हो रहा है, उसमें जाने के बाद कुछ ब्रेक हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको वाटर में डालो तो ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक मतलब आयनों में टूट जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं इस दुनिया में जिसको डालो तो आयनों में टूटेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, मैं कहूं आप शुगर चीनी को लेकर के पानी में डालिए, क्या वो आयनों में टूटेगा? इट इज इम्पॉसिबल। अगर वो आयनों में नहीं टूटेगा तो उसके लिए क्या कंसिडर करेंगे? मान लीजिए मैंने डाला NaCl, ये आयनों में टूट जाएगा, Na+Cl-। अब इसके लिए क्या कंसीडर करेंगे? तो इन सबको जानने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा वन हाफ फैक्टर। अगर ये पूरा पढ़ा दूंगा, इस पूरे टॉपिक को क्लियर करने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इसको बिना जाने आप टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फंसेंगे थोड़ा, ठीक। लेकिन मैं जब ये पूरा पढ़ा दूंगा ना तो टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए तो सबसे पहले आपका वन हाफ फैक्टर पढ़ा दे रहा हूं, ठीक। इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए वन हाफ फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। फिर बोल रहा हूं वन हाफ फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वन हाफ फैक्टर में देखिए यहाँ पे एक वर्ड अभी बोला था मैंने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। जितना हम सॉल्यूट मिलाएंगे उतना ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? बढ़ेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, सॉल्यूट कम करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा। सॉल्यूट होएगा ही नहीं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होएगा ही नहीं। समझ गया ना? आगे देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड है। एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर मैं डाल रहा हूँ NaCl 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल NaCl। जब 1 मोल NaCl डालूंगा ना तो ये NaCl 2 पार्ट में टूट जाएगा, Na+Cl-, जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। मतलब ये वाटर के अंदर जाके आयोनाइज हो जाएगा, और जैसे आयोनाइज होगा तो यहाँ 1 मोल Na+ बन गया और 1 मोल Cl- बन गया। और कितना मोल डाला था? 1 मोल Na डाला था Cl, ठीक। अब सुनिए, जो मैं डाला था उसको हम बोलेंगे थ्योरेटिकल। वो मेरा थ्योरेटिकल था जो मैं डाल रहा हूं, लेकिन जो मुझे मिला ये ऑब्जर्व, मैंने ऑब्जर्व किया। यानी जो ऑब्जर्व करते हैं ना, जो मिलता है उसको ऑब्जर्व करते हैं ना अपन, तो डाल रहे हैं वो थ्योरेटिकल हो गया। जो हमको मिला वो ऑब्जर्व, लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या मिला मुझे? 2 मोल, और थ्योरेटिकल कितना था? 1 मोल। अब वैज्ञानिक ने इसको देखा, देखने के बाद कहा अरे यार ये क्या, व्हाट इज दिस?
और इसी को देख करके सोचने लगा। तो फिर उसने क्या किया, इसके बाद उसने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर इसने डाल दिया शुगर 1 मोल। शुगर का फार्मूला C6H12O6। ग्लूकोज डाल दिया, शुगर नहीं ग्लूकोज, चल शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। चलिए शुगर डाल दिया। जब इसमें इसने शुगर डाला तो देखा शुगर तो टूटा ही नहीं, यानी 1 मोल डाला तो 1 मोल ही था। लेकिन यहाँ पे देखा डिफरेंस हो गया, 1 मोल डाला 2 मोल मिला, यहाँ पे 1 मोल डाला 1 ही मोल था। तो यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है ना। अब यहाँ पे इफेक्ट पड़ गया, तब इसने देखा कि अच्छा ये बात है, और इसने इसको देख करके ये बना दिया फार्मूला। और इसने बताया I इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इन्हीं के रेशियो को इसने नाम दिया 1/2 फैक्टर। क्या नाम दिया? 1/2 फैक्टर। ये जो चेंज हो रहा है ना, इसी कारण आया 1/2 फैक्टर। यानी 1/2 फैक्टर क्या हुआ, तो ऑब्जर्व मैंने कितना किया 2, थ्योरेटिकल कितना था 1, इन्हीं दोनों का रेशियो जो आएगा वही होगा 1/2 फैक्टर। इसको I से लिखेंगे, यानी इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड 1/2 फैक्टर। यानी I इक्वल टू ऑब्जर्व CP एंड थ्योरेटिकल CP। जैसे यहाँ पे मैं निकालना चाहूँ, यहाँ बताइए I का मान कितना होगा था, आप बोलेंगे 2 ऑब्जर्व, और कोलिगेटिव वो कितना था, थ्योरेटिकल 1, यानी 2 आएगा। लेकिन यहाँ की बात करूँ तो यहाँ कितना आएगा 1/1 मतलब 1, यानी इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं बना। तो इस यहाँ पे आपका 1/2 फैक्टर कितना होगा 1, लेकिन इसके लिए 1/2 फैक्टर 2। अब सुनिए, इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं जो आयोनाइज होते हैं, क्या होते हैं, आयोनाइज, उनके लिए 1/2 फैक्टर I का मान चेंज होगा। क्या होगा, चेंज। फिर बोल रहा हूँ, जितने भी आयोनाइजेशन सब्सटेंस हैं वो सब उनके जो 1/2 फैक्टर I होगा वो क्या होगा, चेंज। बट जितने भी तुम्हारे आयोनाइज नहीं होने वाले सब्सटेंस हैं, जैसे यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब आयोनाइज नहीं होता, ये डिसॉल्व होते हैं। अब जितने भी डिसॉल्व वाले सब्सटेंस हैं उन सब का 1/2 फैक्टर हमेशा और हमेशा 1 होगा। कितना होगा, 1। कंफर्म? तो इतना आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूँ, ठीक ना। अब देखिए 1/2 फैक्टर चल रहा था ना। अब देखिए 1/2 फैक्टर में अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही था ना आपका, ठीक। अब आगे देखिए, इसमें क्या है कि 1/2 फैक्टर जो होता है इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। देखिए ध्यान से तीनों को, पहला है एसोसिएशन, सेकेंड है डिसोसिएशन, और एंड थर्ड है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर बोल रहा हूँ 1/2 फैक्टर इन तीनों पे काम करता है। पहला क्या है आपका एसोसिएशन, सेकंड क्या है डिसोसिएशन, थर्ड क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इन तीनों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भाई, इन तीनों का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होना चाहिए। देखिए एसोसिएशन की मैं बात करूं तो एसोसिएशन में क्या होता है, मान लीजिए ये 2A है और ये जा करके A2 बन गया, जिसको बोलते हैं डाइमर। यानी यहाँ पे ये बन गया डाइमर। क्या बन गया, इसे बोलते हैं अपन डाइमर। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस 2 टाइम्स है, वो जाके क्या बन गया, A2 बन गया। मान लीजिए 2A है, 2 बार है, जाके A2 बन गया, मतलब ये डाइमर हो गया। इसको हम डाइमर बोलते हैं। अगर A3 बनता ट्राइमर, A4 बनता टेट्रामर, पेंटामर, अप टू सो ऑन। अब देखिए एसोसिएशन में 2 मोल लिया 1 मोल बन गया, 3 मोल लेता 1 मोल बनता, 4 मोल लेता 1 मोल बनता। इन दिस केस I का मान हमेशा 1 से कम होगा। मीन्स याद रखिएगा जिंदगी भर, एसोसिएशन केस में 1/2 फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1, राइट। अब देखिए डिसोसिएशन में क्या होगा, मान लीजिए AB है और AB ब्रेक हो गया। ब्रेक मतलब 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, तो यहां देखेंगे 1 मोल ये 1 मोल ये, यानी यहाँ पे जैसे एग्जांपल NaCl की बात करूं मैं, तो NaCl Na+1 Cl- 1 कितना हो गया 2, तो I ग्रेटर देन 1। देखिए 1 से ज्यादा ही तो आ रहा है ना। तो इन दिस केस डिसोसिएशन में ऑलवेज 1/2 फैक्टर ग्रेटर देन 1, राइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो आयोनाइज नहीं होता, जो वाटर के अंदर जाकर मल्टी डिसॉल्व होता है, उसे बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, समझ रहा ना, एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे A से A, यहाँ पे देखिए एग्जांपल, मान लीजिए ग्लूकोज को पानी में डाला, ग्लूकोज ही बना, यानी 1 मोल डाला 1 मोल था, तो यहाँ पे I इक्वल टू हमेशा 1। यानी इस दुनिया में जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हैं उन सब का 1/2 फैक्टर हमेशा कितना होगा, 1। जितने भी डिसोसिएशन होने वाले, आयोनाइज होने वाले सब्सटेंस हैं उन सब का I का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और जितने भी एसोसिएशन, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें हम डाल दिए, इसमें है ये पूरा बेंजीन है और इसमें डाल रहा हूं मैं एसिटिक एसिड 2 टाइम्स।
अब ये जब एसिटिक एसिड 2 बार 2 मोल जाता है बेंजीन के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाता है एसिटिक एसिड का ट्वाइस, डाइमर बना लेता है। और जैसे क्यों, क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। अब जब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो सिंपल फंडा है, डाइमर बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, इसको पकड़ लेता है और डाइमर बना लेता है। और जब डाइमर बन गया तो यहाँ पे आई का मान निकालिए, था 2 बना कितना 1, यानी 1/2, यानी 0.5, 1 से कम आया ना, यस। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वैन डाई फैक्टर इन तीनों फैक्टर पे काम करता है। कौन कौन पे, एसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। प्लीज रिक्वेस्ट यू, प्लीज रिमेंबर इट एंड प्रैक्टिस इट, राइट। नेक्स्ट चलिए, अब मैं बात करने वाला हूं डिसोसिएशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड एसोसिएशन, इन तीनों के बारे में। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन का, राइट, तो डिसोसिएशन में मान लीजिए ए था और ये बन गया NB, ऐसा कुछ। अगर मान लीजिए ए से NB बना, प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, तो ये कितना था, स्टाइकियोमेट्रिक कितना है इसका 1, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कितना है N। इसके आगे वाले लेते हैं भाई, राइट। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि M थ्योरेटिकल M एब्जॉर्ब, M थ्योरेटिकल बोलते हैं थ्योरेटिकल मोलर मास, M ऑब्जर्व बोलते हैं ऑब्जर्व मोलर मास। ये मोलर मास है, ये टिक। फार्मूला होता है इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा इक्वल टू आई, मतलब वन डाई फैक्टर I इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। अब एक क्वेश्चन आता है, ये अल्फा क्या है, तो अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, n को बोलते हैं नंबर ऑफ आयन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ आयन्स हैं, और अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अच्छा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या बताता है कि कितना टूटता है, कितना टूटेगा, ये बता रहा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक। अब देखिए इस फार्मूले को देखिए ध्यान से, देखने के जस्ट बाद मैं आपसे कहूं कि बताइए डिसोसिएशन में क्या होता है, हमेशा I का मान ग्रेटर देन 1 होता है। अगर I का मान ग्रेटर देन हमेशा 1 होता है, तो इस फार्मूले को आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है M थ्योरेटिकल M एब्जॉर्ब इस इक्वल टू किसके बराबर है, देखिए I के बराबर है, और I का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। अगर ये 1 से बड़ा होगा तो M थ्योरेटिकल M ऑब्जर्व हम लिख सकते हैं ना, M थ्योरेटिकल एंड M ऑब्जर्व हमेशा किसके बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा, बड़ा होगा ना भाई, क्योंकि I जब 1 से बड़ा होगा तो ये भी तो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि I के बराबर ही है। तो इस केस में M थ्योरेटिकल ग्रेटर देन M एब्जॉर्ब, ये आपको याद रखना होगा, ये कई बार पूछता है। M थ्योरेटिकल ग्रेटर देन M ऑब्जॉर्ब 1 नंबर का पूछ देता है कि बताओ डिसोसिएशन केस में M थ्योरेटिकल M ऑब्जॉर्ब से ज्यादा होता है कि कम। देखिए देख रहे हैं ना, क्योंकि I किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो सिंपल फंडा ये किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, ऐसा ट्रांसफर कर दिया, राइट। अब इधर देखिए, यहाँ पे है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा, इसमें I का मान कितना होता है 1। इट इज नॉट आयोनाइज इन वाटर, वाटर में आयोनाइज नहीं होगा, इसलिए अल्फा का मान क्या होगा 0, टूटेगा ही नहीं, तो अल्फा का मान कहाँ, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से I इक्वल टू कितना, फार्मूला था 1 + n-1 इंटू अल्फा, अल्फा का मान 0 कर दीजिए तो I का मान कितना आ गया 1, फार्मूले के अकॉर्डिंग I का मान बना गया। अब मैं इसके आगे बताने वाला हूँ, राइट इट। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो विच कैन आयोनाइज इनटू आयन, एक ऐसा सब्सटेंस जो आयनों में टूट जाता है, आयोनाइज हो जाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये 2 टाइप का होता है, कितने टाइप का, 2, देयर आर 2 टाइप। कौन कौन, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन कौन आते हैं, तो 3 चीज आता है, तीनों को सुन लीजिए। एक आता है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक आता है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, और एक आता है जिसका ऑल सॉल्ट, जितने भी साल्ट है इस दुनिया में। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट 2 होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 3 चीज आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है तुम्हारा कौन कौन, तो वीक एसिड आता है एंड सेकेंड वीक बेस आता है, ये 2 चीज इसके अंदर आते हैं। फिर बोल रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 2 आते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस, नो साल्ट, बट हियर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल साल्ट इन दिस वर्ड। अब सुनिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज होता है। यही कारण है कि इसके लिए जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, अल्फा का मान वो कितना होता है 100%, यानी 1 के बराबर, राइट।
फिर बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होते हैं, जो जितने साल्ट हो गए, जितने स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, ये सबको पानी में डालोगे तो कंप्लीट रूप से आयोनाइज होंगे। जब आयोनाइज होंगे तो इनके लिए अल्फा का मान 100% यानी 1 के बराबर होगा, राइट। आगे देखिए, अभी मैंने फार्मूला पढ़ाया था आपको I = 1 + n-1 × अल्फा, जो फार्मूला वान-टा फैक्टर का था। अगर ये वान-टा फैक्टर का था तो वान-टा फैक्टर इन सब के लिए निकलेगा। अब इन सब के लिए वान-टा फैक्टर निकलेगा तो किस पे डिपेंड करेगा, इसको अपन चेक कर लेते हैं। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान तो 1 हो गया, तो यहाँ पुट कर दीजिए अल्फा का मान 1। पुट करेंगे तो 1 से 1 कट गया, n आ गया। यानी जितना आयन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, या जितना आयन होगा स्ट्रॉन्ग बेस का, या जितना आयन होगा आल साल्ट का, वही आयन वान-टा फैक्टर होगा। डायरेक्ट वे में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बता देना है। जैसे मान लीजिए कोई भी साल्ट आप देखें, उसके कितने आयन्स बन रहे हैं, वही वान-टा फैक्टर है। जितने भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिए, जितने उसके आयन्स बन रहे हैं, वही आपका वान-टा फैक्टर है। आपने किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को देखा, उसके जितने आयन बन रहे हैं, वही आपका क्या वान-टा फैक्टर है। कितना आसान हो गया, देख रहे हैं ना। अब उसी तरह देखिए, एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसको मैं ब्रेकअप कराऊं तो इसमें ब्रेकअप होगा तो एक H+ बनेगा, Cl-। कितने आयन बन रहे हैं? 2। तो वान-टा फैक्टर का मान कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि आयन यहाँ पुट कर दीजिए तो I का मान 2। समझ गया ना। आगे देखिए, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, ब्रेक करिए H+ NO3-, तो इसके भी 2 आयन्स, वान-टा फैक्टर 2। H2SO4 इसको ब्रेकअप करिए, देखिए मैं कर रहा हूँ। H2SO4 में ब्रेकअप कराइए तो 2H+ + SO4 2-। अब ये 2 माइनस और 1 प्लस 3, तो इसीलिए यहाँ पे 3 आयन, इसलिए इसका वान-टा फैक्टर 3। यानी ऐसे आपका मालूम चलेगा स्ट्रॉन्ग के लिए, राइट। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बता रहा हूँ। चलिए, अब मैं बात करने वाला हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। इसके पहले वाला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और उसके अंदर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, मतलब साल्ट, आल साल्ट, ये सब जितने आयनों में टूट रहे थे ऑन द स्पॉट अपन उसको वान-टा फैक्टर बोल रहे थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, तो इन दिस केस अल्फा का मान हमेशा 1 से कम होगा, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, क्योंकि पूरा कंप्लीट टूटेगा ही नहीं। इसके पहले वाला जो था उसमें कंप्लीट टूट रहा था, इसमें पूरा कंप्लीट नहीं टूटेगा, इसलिए अल्फा का मान 1 से लेस होगा, पहला चीज। सेकंड नंबर, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो जितना टूटता है, राइट। अब देखिए, अल्फा का मान 0 से ज्यादा होगा बट 1 से कम होगा। 0 भी नहीं, 0 से ज्यादा और 1 से कम। अब यहाँ देखिए, इस कंडीशन में m थ्योरेटिकल ज्यादा होगा m ऑब्जॉर्ब से। अब इधर देखिए एग्जांपल, मैं कहूँ कि HCN क्या है, तो HCN इज अ वीक एसिड, राइट। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक एसिड है ड्यू टू एक्सेप्शंस। CH3COOH क्या है, ये भी वीक एसिड है। H2S क्या है, ये भी वीक एसिड है। अब देखिए एग्जांपल देके दिखाता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। एग्जांपल दूं, मैं लिख दूं 0.1 m HCN इज 10% आयोनाइज। मान लीजिए HCN आपका वीक है, तो वीक है तो पूरा आयोनाइज होएगा ही नहीं। अब नहीं होगा तो कितना हो रहा है? 10%, मतलब ये 10% आयोनाइज हो गया, टूट गया। 100 नहीं, 10 आयोनाइज। कैलकुलेट वान-टा फैक्टर, तो इसका वान-टा फैक्टर बताओ। क्या इसके पहले वाले में कोई क्वेश्चन बताया था क्या स्ट्रॉन्ग के अंदर? नहीं ना, लेकिन इसके अंदर बता रहा हूँ। नहीं, यस, अब देखो यहाँ पे देखना, HCN था, H+ Cl- टूट गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जो दिया होगा ना एसिड, उसको आप ब्रेकअप करा दोगे, तोड़ दोगे उसको। तो H+ Cl- कितने आयन मिल गए? 2। तो सबसे पहले आप आयन देख लें कितना है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? n से। यानी नंबर ऑफ आयन कितने मिल गए? 2, पहला केस। सेकंड, अल्फा का मान कितना है? 10%। अच्छा, आप सोचिए कि अल्फा का मान अगर 10% है तो 10% को आप उसमें कन्वर्ट करिए ना वैल्यू में, तो 10/100 लिखते हैं अपन, यही तो पढ़ते हैं। तो यानी 0.1, यानी अल्फा का मान कितना आ गया? 0.1। बताइए 0.1 0 से ज्यादा है ना, और 1 से कम है ना? हाँ है। अब देखिए फार्मूला आपको अभी पढ़ाया था मैंने, I = 1 + n-1 × अल्फा। बस अल्फा का मान ला के यहाँ पुट कर दीजिए, n का मान यहाँ पुट करिए। सॉल्व करेंगे तो आपका I का मान आ जाएगा 1.1, जो क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। मतलब इन दिस केस वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो I का मान होगा हमेशा 1 से ज्यादा होगा, बट जो अल्फा का मान होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा। ये आपको याद रखना होगा हमेशा के लिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। राइट इट। नेक्स्ट, चलिए अब मैं बात करता हूं एसोसिएशन। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आपका डिसोसिएशन हो गया, आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 2 चीज और हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। अब मैं बात करता हूं एसोसिएशन का। एसोसिएशन में देखिए हमेशा I का मान << 1 होगा। इसको भी मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, ठीक, पहला कंडीशन। सेकंड,
इसमें m थ्योरेटिकल लेस देन क्या होगा, m ऑब्जर्व। ठीक, अब इसमें देखिए, मान लीजिए एसोसिएशन की बात करूं, 2 मोल कोई सब्सटेंस है और ये बन गया A2 मतलब डाइमर, तो n का मान कितना हो गया 2। मान लीजिए 3 मोल है, बन गया A3 ट्राइमर, n = 3। मान लीजिए n मोल है तो ये बन गया आपका AN, यानी ये बन गया पॉलीमर। क्या बन गया, पॉलीमर। अब इसको n का मान कितना है, n के बराबर। अब सुनिए, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा वन हाफ फैक्टर का। इसके पहले जो फार्मूला था डिसोसिएशन केस में, वो फार्मूला आपका क्या था, I = 1 + n-1 × अल्फा था, याद करिए। लेकिन अगर मैं एसोसिएशन के केस की बात करूं तो इन दिस केस जो फार्मूला अप्लाई होने वाला है ये है 1 + ब्रैकेट 1/n-1 × बीटा। ये बीटा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसके पहले वाला जो था अल्फा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दोनों में डिफरेंस है। वो डिसोसिएशन था, ये एसोसिएशन है। अब देखिए एग्जाम्पल देकर के प्रूफ करने जा रहा हूं कि I का मान 1 से कम होगा कैसे। एक क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड इज डाइमेराइज्ड इन बेंजीन अप टू 30%, कैलकुलेट I। क्या क्वेश्चन है भाई, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहना है कि एसिटिक एसिड इज डाइमेराइज्ड, मतलब आपके पास एसिटिक एसिड है, उसको आप बेंजीन के अंदर डालेंगे तो वो डाइमेराइज हो जाएगा। मतलब 2 मोल डालेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डाइमेराइज, मतलब 2 टाइम्स बन जाएगा, ऐसे बनेगा। उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। डाइमेराइज मतलब यही होता है कि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दोनों एक साथ जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन जाएंगे। था 2, बन गया 1। क्यों बन गया, क्योंकि उसके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। अब कैसे आएगी यहां बता रहा हूं, लेकिन कितना परसेंट आ रहा है, 30%। अब सुनिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप, 30% को बदल देंगे, तो ये 30% बीटा का मान है। अब 30% को आप लिख सकते हैं 30/100, और ये 0 0 कट गया यानी 0.3, राइट। तो बीटा का मान हमको मिल गया। अब सुनिए, CH3COOH तुम्हारा इस तरह, एक CH3COOH 1 मोल और 1 मोल ये दोनों जब एक पास आता है ना तो इस तरह डाइमेराइज बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, याद रखना होगा, बेंजीन के प्रेजेंट में। अब सुनिए, ये डाइमेराइज बना, लेकिन बना तो इसके बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब इधर देखिए कैसे सोल्व करते हैं। 2CH3COOH था, ये बन गया ट्वाइस डाइमेराइज, n का मान कितना हो गया 2, ट्राइमेराइज बनता था n का मान कितना लेते 3। अब सुनिए, I = 1 + 1/2 - 1 बीटा, अभी मैंने फार्मूला बताया था, ये अप्लाई करना है। I = 1 + 1/2। अच्छा अब सुनिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 1/2 कहाँ से आया, यहाँ पे n था, फार्मूला में क्या था, देखिए इधर 1/n, तो यहाँ पे n की जगह क्या ले लिया मैंने 2, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है। देखिए ध्यान से फार्मूला को देखिए ना, तो ये 2 × 2 में से 1 गया, -1/2 इंटू बीटा का मान कितना 0.3, देखिए 0.3। अब इसको सॉल्व करिए तो मान, अच्छा प्लस माइनस -1.3/2। अब इसको सॉल्व करिए, आएगा 0.85, यानी ये हमेशा किससे कम है, 1 से कम है। प्रूफ हो गया ना। यानी जितने भी एसोसिएशन वाले केस होंगे उन सब में जो I का मान होगा, वन हाफ फैक्टर का मान हमेशा 1 से लेस होगा। इसे आपको रिमेंबर करना होगा, एक एक चीज, ये सब काम कहीं भी पूछ सकता है डायरेक्ट ऑन दी स्पॉट वे में, ठीक, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आप पढ़ाऊंगा पार्ट नंबर 3, ये पार्ट नंबर 4, ये पार्ट नंबर आपका 3rd था। फिर यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ओके।